हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शशि आर्ट एजुकेशन में। मैं हूं आपके साथ शशि। तो आज हम लेकर आए हैं कला सौंदर्य के कुछ प्रश्न जो आप सभी के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? तो ऑप्शन है रचना, आनंद, सौंदर्य। तो कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? तो सौंदर्य। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो यह हुआ ऋग्वेद में। कहाँ हुआ? कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है? कला किस भाषा का शब्द है? तो यह है संस्कृत भाषा का शब्द है। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? तो यह हुआ था 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कट धातु का आशय क्या है? कट धातु का आशय क्या है? कट धातु का आशय क्या है? प्रसन्न करना। तो ऑप्शन नंबर बी। कट धातु का आशय क्या है? प्रसन्न करना। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके? कला शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो ऑप्शन डी, ललित कला हेतु। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ललित कला हेतु। अगला प्रश्न है, कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो यह है 2 प्रकार की। कला मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? ललित कला और उपयोगी कला, जिसमें एक को ललित कला को चारुकला और जो है उपयोगी कला को कारुकला कहते हैं। ठीक है। चलिए, कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, ललित कला और उपयोगी कला। ठीक है। इसे चारु व कारू कला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? तो ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? तो 5 कलाएं। कितनी कलाएं आती हैं? या ललित कला के कितने प्रकार हो सकते हैं? 5 प्रकार के। पहला है काव्य कला, दूसरा संगीत कला, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्ति कला, पांचवा वास्तुकला। कौन कौन सी कलाएं हैं? काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला और मूर्ति कला और वास्तुकला। ये 5 कलाएं हैं। ठीक है। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यह किसने कहा? कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यह किसने कहा? तो यह हीगल ने कहा। किसने कहा? हीगल ने। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यह किसने कहा? हीगल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा? प्लेटो। यह किसका कथन है? प्लेटो का। कला सत्य की अनुकृति है। और जब कहता कि कला प्रकृति की अनुकरण है, तो कला प्रकृति की अनुकरणीय है या कला प्रकृति का अनुकरण है, तो यह किसका है? अरस्तु का। यह ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि दोनों में। जब सत्य की पूछा जाए तो सत्य की अनुकृति जब है तो प्लेटो, और जब प्रकृति की अनुकरण जो कहा जाए तो अरस्तु। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुकृति और अनुकरण दोनों एक ही शब्द है लगभग, लेकिन इसमें सत्य की अनुकृति की गई है और उसमें जो है सत्य की अनुकृति जो इसमें प्लेटो ने बताया है, और प्रकृति की अनुकृति जो है या प्रकृति का अनुकरण जो है अरस्तु ने बताया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अनुकरण ही कला का मूल है। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? यह देखिए आ गया ना प्रश्न। अनुकरण ही कला का मूल है, यह किसने कहा? अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह किसने कहा? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह किसका विचार है? तो यह किसने कहा? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह किसका विचार है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, काव्य कला के आधार क्या हैं? काव्य कला के आधार क्या हैं? फिर से, काव्य कला के आधार क्या हैं? तो काव्य कला के क्या आधार हैं?
शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, तभी तो शब्दों को जो लेखनी होती है, जो कविताएं लिखी जाती हैं या अपने उपन्यास वगैरह लिखी जाती हैं, तो उसमें काव्य, वो शब्द क्या है, काव्य कला है, तो उसमें शब्द और अर्थ का ही खेल तो रहता है। तो काव्य कला के आधार क्या हैं, शब्द और अर्थ। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपयोगी कला किससे संबंधित है? उपयोगी कला किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? आभूषण से। किससे संबंधित है ये? आभूषण से। उपयोगी कला जो है आभूषण से, क्योंकि इसमें तो आभूषण ही दिया है। उपयोगी मतलब जो उपयोग में किया जाए या यूज किया जाता हो, कोई भी सामान जैसा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस कला को उपयोगी कला कहते हैं। तो इसमें देखिए मूर्ति, संगीत दिया है और स्थापत्य दिया है। ये तीनों कलाएं तो नहीं हैं। आभूषण जो है यह जो पहना जाता है, तो यह उपयोगी कला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? तो हीगल ने काव्य कला को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। किसको माना है? हीगल ने सर्वश्रेष्ठ कला किसको माना है? काव्य कला को। ठीक है, और सबसे निम्न कला किसको माना है? सबसे निम्न कला जो है वास्तुकला को माना है। हीगल ने वास्तुकला को सबसे निम्न कला का जो है सबसे निम्न कला की श्रेणी में रखा है। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न भी है, हीगल के अनुसार निम्न श्रेणी की कला कौन सी है? तो यह है स्थापत्य कला। ठीक है, चलिए कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? तो कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? मूर्तिकला भी, इसमें भी रूप होता है। चित्रकला में भी रूप बनाते हैं। वास्तुकला में भी हम जो है कुछ न कुछ रूप ही बनाते हैं। तो संगीत कला ही एक ऐसा कला है जिसमें रूप की बात नहीं की जाती है, क्योंकि यह धुन होता है या म्यूजिक होती है, तो इसमें जो है कोई रूप नहीं होता है। तो कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? यह संगीत कला है। ठीक है, चलिए भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात है। भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात है किसकी? समय पर रीति जो जनता को स्वीकार हो, चिरंतन सत्य को भारतीय कला प्रतीक के सहारे व्यक्त करें, मनुष्य के उल्लासमय जीवन में हर्ष और आनंद के भाव फूटना। तो भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व किस बात की है? मनुष्य के उल्लासमय जीवन में हर्ष और आनंद के भाव फूटना, या हर्ष खुशी होना, या आनंद जो है आनंदित होना। तो ये मनुष्य के उल्लासमय जीवन में जो है ये दोनों चीजें होती, हर्ष और आनंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो भारतीय चित्रकला का आरंभ कहाँ से होता है? शिला चित्रों से। कहाँ से होता है? शिला चित्रों से। ठीक है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में ही पहले से चित्र बने मिलते हैं, तो वहीं से उनकी शुरुआत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? तो भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? दीवार पर। ठीक है, भित्ति चित्रण मतलब म्यूरल किस पर किया जाता है? दीवार पर। जो फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को बिनो, इसकी दो प्रविधियां हैं भित्ति चित्रण की। कौन कौन सी? फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को बुनो, ये दो प्रविधियां हैं। जो फ्रेस्को जो है सूखा माध्यम होता है, और फ्रेस्को सेक्को जो है सूखा माध्यम होता है, और फ्रेस्को बुनो जो है वह गीला माध्यम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है कहाँ? विष्णु पुराण में या विष्णु धर्मोत्तर पुराण, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ही चित्रसूत्र लिखा गया है। चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में या विष्णु पुराण में। तो चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में अथवा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही एक पार्ट है चित्रसूत्र। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है किसने लिखा था? मार्कंडेय मुनि ने अथवा नारायण मुनि ने। अगर चित्रसूत्र किसने पूछा जाए, चित्रसूत्र किसने लिखा था, तो चित्रसूत्र भी तो मार्कंडेय मुनि ने अथवा नारायण मुनि ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो यह है कितने प्रकार बताए गए हैं? 4। चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो चार प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र में रस कितने बताए गए हैं? चित्रसूत्र में रस कितने बताए गए हैं?
तो 9 रस हैं। कितने रस बताए गए हैं? 9 रस बताए गए हैं। ठीक है। और भरत मुनि ने कितने रस का उल्लेख किया है? 8 रस का उल्लेख किया है। यह ध्यान रखिए कि दोनों में अंतर है। चित्रसूत्र में कितने रस का उल्लेख किया गया है? तो 9 रस का उल्लेख किया है। और भरतनाट्यम में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र जो है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 9 रस के 8 चित्रसूत्र में रस कितने हैं? चित्रसूत्र में रस कितने बताए गए हैं? तो 9 रस बताए गए हैं। और ध्यान रखने की बात यह है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों को बताया है? 8 रस। तो इन दोनों में जो है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चित्रसूत्र में 9 रसों की चर्चा हुई है और नाट्य शास्त्र में 8 रस जो है भरत मुनि ने बताया है। ठीक है। चित्रसूत्र किसने लिखा था? मार्कंडेय मुनि ने। और नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं? चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं? तो कितने बताए गए हैं? 5 भेद बताए गए हैं। चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के 5 भेद बताए गए हैं। चित्रसूत्र में प्रश्न है, चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं? तो 5 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद। कौन कौन से हैं? मानव, भयानक, राक्षस, कुमार, बालक। ये 5 प्रकार जो है बताए गए हैं, क्योंकि 5 के शरीर जो है, शरीर के दृश्य जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो इन्हीं 5 के बारे में बताया गया है। चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं? तो 5 बताए गए हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए। अगले प्रश्न में है, चित्रसूत्र में केशों के प्रकार बताए गए हैं। तो केश कितने हैं? केश मतलब बाल। तो केशों के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, चित्रसूत्र में केशों के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र में नेत्र कितने प्रकार के हैं? तो नेत्र भी जो है चित्रसूत्र में नेत्र के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। चित्रसूत्र में नेत्र के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। और चित्रसूत्र में उल्लेखित वर्ण जो है वो कितने प्रकार की है? वो भी 5 प्रकार की है। अब आप ध्यान रखिएगा, चित्रसूत्र में नेत्र भी 5 प्रकार के बताए गए हैं, रंग भी 5 प्रकार के बताए गए हैं, और 5 प्रकार के बाल जो है 5 प्रकार के जो है पुरुष के भेद बताए गए हैं, और 5 प्रकार के केश के भी प्रकार बताए गए हैं। ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो चित्रसूत्र 9 भाग में विभक्त है। कितने से कितना जो है? अध्याय 35 से 43 तक। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो 9 भागों में। कितने भागों में? 9 भागों में विभक्त है। यह अध्याय जो है अध्याय 35 से 43 तक है। अध्याय 35 से 43 तक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे चरण में अध्याय 35 से 43 तक जो है यह है। चित्रसूत्र 9 भाग है। चित्रसूत्र 9 भागों में बटा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ है कामसूत्र। कौन सा है? वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो कामसूत्र है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? वात्स्यायन के कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन ने। तो वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64। कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कामसूत्र का अनुमानित समय माना जाता है। कामसूत्र का अनुमानित समय माना जाता है। तो यह इसका समय है ईसा से 600 वर्ष पूर्व। ईसा से 600 वर्ष पूर्व, अथवा 600 ईसा पूर्व, अथवा 600 ईसा। क्या है? कामसूत्र का अनुमानित समय क्या है? ईसा से 600 वर्ष पूर्व, अथवा 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से किसने की? कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से किसने लिखा है? अब देखिए, कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन ने लिखा था। और इसकी टीका जो है जयमंगला के नाम से किसने किया? पंडित यशोधर। पंडित यशोधर किस शताब्दी में हुए थे? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, याद रखिएगा। कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से पंडित यशोधर ने किया था। किसने किया था? पंडित यशोधर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जयमंगला में आलेख चित्रकला के कितने भेद बताए हैं?
जयमंगला में चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? तो 6 भेद बताए हैं। किसने बताया है? यशोधर पंडित ने, पंडित यशोधर ने बताया है। किसने बताया है? 6, जिसको कहते हैं षडंग। ठीक है, याद रखिएगा, उसको षडंग कहते हैं। जयमंगला में चित्रकला के कितने भेद बताए हैं? तो 6 भेद बताए हैं, जिसे षडंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चित्रलक्षणम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो चित्रलक्षणम किसने लिखा है? नग्नजीत या भयजीत ने। किसने लिखा है? नग्नजीत या भयजीत ने। ठीक है, नग्नजीत, इन्हीं का नाम है, भयजीत इन्हीं का नाम है, ये दो नहीं है, एक ही है। नग्नजीत ने, या इनका दोनों नाम है, नग्नजीत और भयजीत। ठीक है, तो किसने लिखा था? चित्रलक्षणम नामक ग्रंथ किसने लिखा था? नग्नजीत ने। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, चित्रलक्षणम का रचना काल क्या है? चित्रलक्षणम का रचना काल क्या है? तो चित्रलक्षण का रचना काल क्या है? यह 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य जो है इसका रचना हुआ था। ठीक है, और किसने लिखा था? नग्नजीत ने। किसने लिखा था? नग्नजीत ने। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6ठी शताब्दी में कहां से प्राप्त हुई? चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति, जो चित्रलक्षण है जिसने नग्नजीत ने जो लिखा था, तो चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति, इसकी प्रति जो है 6ठी शताब्दी में कहां से प्राप्त हुई है? तो 6ठी शताब्दी में कहां से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है तिब्बत में। कहां से प्राप्त हुई है? तिब्बत में। ठीक है, याद रहेगा। चित्रलक्षणम ग्रंथ की प्रति, अब देखिए चित्रलक्षणम ग्रंथ जो है ये लिखा कब जाता है? 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य, लेकिन इसकी प्रति जो है, चित्रलक्षणम ग्रंथ की प्रति 6ठी शताब्दी में कहां से प्राप्त हुई है? यह तिब्बत में प्राप्त हुई है। ठीक है, तिब्बत में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चित्रलक्षणम ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है? चित्रलक्षणम ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है? तो यह विभक्त है 3 अध्याय में। कितने अध्याय में? ये 3 अध्याय में। चित्रलक्षणम ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है? तो यह 3 अध्याय में। ठीक है, चलिए 3 अध्याय में विभक्त है। अगला प्रश्न है, चित्रलक्षणम में नेत्र के आकार के आधार पर, चित्रलक्षणम में नेत्र के आकार के आधार पर कितने वर्गों में रखा गया है? तो कितने वर्गों में रखा गया है? यह 5 वर्गों में रखा गया है। चित्रलक्षणम में नेत्र के आकार के आधार पर, जो नेत्र के जो है प्रकार है, या नेत्र के आकार के हिसाब से उसके प्रकार बताए गए हैं, तो कितने वर्गों में रखा गया है या कितने प्रकार है इसके? तो 5 प्रकार के जो है नेत्र को 5 प्रकार के नेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। किसमें? चित्रलक्षणम में। ध्यान रखिएगा, चित्रलक्षणम में भी नेत्र के 5 प्रकार बताए गए हैं, इसको भी जो है, और चित्रसूत्र में भी नेत्र के 5 प्रकार बताए गए हैं, और चित्रलक्षणम में भी 5 प्रकार बताए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो है चित्रलक्षणम में नेत्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार, और चित्रसूत्र में भी 5 प्रकार बताए गए हैं। तो दोनों में जो है 5 प्रकार हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? तो नग्नजीत का पूर्व नाम था भयजीत, क्योंकि चित्रलक्षणम अभी बताया हमने, चित्रलक्षणम किसने लिखा था? नग्नजीत ने ही लिखा था। इनका पूर्व नाम क्या था? भयजीत। यह दोनों नाम एक ही है। ठीक है, नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? भयजीत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? तो यह नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए इनका नाम राजा नग्नजीत पड़ा। क्यों पड़ा था? राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा था? क्योंकि नग्न प्रेतों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, याद रखना चाहिए, नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए इनका नाम नग्नजीत पड़ा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संसार के प्रथम आदि कवि माने जाते हैं। संसार के प्रथम आदि कवि माने जाते हैं, यानी कि संसार के सबसे पहले कवि कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। पहले कवि कौन थे? वाल्मीकि। ठीक है, संसार के पहले आदि कवि कौन थे? वाल्मीकि जी थे, तो याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने कला को किन 2 वर्गों में विभक्त किया? भरत मुनि ने कला को किन 2 वर्गों में विभक्त किया है? भरत मुनि ने कला को किन 2 वर्गों में विभक्त किया है? तो यह है ललित कला। भरत मुनि ने किन 2 कला में विभक्त किया है? ललित कला और शिल्प कला। इसे हम क्या कहते हैं? चारु कला और कारू कला। तो ललित कला चारु कला और शिल्प कला जो है कारू कला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ललित कला
ललित कला व शिल्प कला। ललित कला व शिल्प कला में भरत मुनि ने कला को किन दो वर्गों में विभक्त किया? ललित कला और शिल्प कला। इसको हम कहते हैं चारुकला और कारुकला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? तो यह भरत मुनि ने प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भरत मुनि ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे, मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है, यह उक्ति किसमें उल्लिखित है? मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है, यह कहाँ लिखा गया है? मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है, यह कहाँ लिखा गया है? तो यह लिखा गया है शुक्र नीति में। कहाँ लिखा गया है? यह लिखा गया है शुक्र नीति में। याद रखिएगा, मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है, यह युक्ति यह जो है यह लेख कहाँ लिखा गया है? कहाँ लिखा गया है? यह शुक्र नीति में। ठीक है, याद रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सभी बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? सभी बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो यह कौन सा ग्रंथ है? ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है और यह सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? ये सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक है। और किसके दर्शन पर आधारित है? यह बौद्ध दर्शन के साहित्य में जो है साहित्य पर आधारित है। बौद्ध दर्शन के साहित्य पर आधारित है। तो पूछा गया है सभी बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो यह है ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ। विनय पिटक यह जो है यह कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो यह पाली भाषा में लिखी गई है। विनय जो है बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में उपदेश दिया था। ठीक है, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। और बुद्ध जी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। ठीक है, याद रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु मानी जाती है। तो भगवान बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु मानी जाती है, तो इसका सही समय क्या है? तो इसमें जो है भगवान बुद्ध का उसका सही समय होता है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के बीच होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया है, तो जिसमें जो करीबी होगा, अब देखिए 563 के करीबी, ये देखिए 70 बहुत आगे पहुंच जा रहा है। तो ये देखिए 657 है, ये भी नहीं है। तो 570 और 557 के बीच तो सबसे करीबी जो पड़ रहा है वही होगा। तो 557 से देखिए इसमें 557 ईसा पूर्व से एवं 477 ईसा पूर्व यह लिखा हुआ है। तो भगवान यही सही होगा। ठीक है, और वैसे भगवान बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु मानी जाती है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के बीच, ये ध्यान रखिएगा। और जो है इसके करीबी है 557 ईसा पूर्व एवं 477 ईसा पूर्व। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए उमग्ग जातक ग्रंथ के अनुसार यक्ष चित्रक्रम करते थे। यक्ष जो है चित्रक्रम यानी चित्रकारी करते थे। उमग्ग जातक ग्रंथ के अनुसार उमग्ग जातक जो है एक ग्रंथ है, उसके अनुसार यक्ष जो है चित्रकर्म करते थे। चित्रकर्म मतलब यक्ष जो है चित्र बनाते थे। यक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो यह यक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो यह दिव्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो दिव्य व्यक्तियों को जो है यक्ष कहा जाता है। ठीक है, दिव्य व्यक्तियों को यक्ष कहा जाता था जो ये चित्रकारी करते थे। ठीक है, तो उमग्ग जातक ग्रंथ के अनुसार यक्ष कर्म करते थे। यक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दिव्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि यक्ष जो है वह दिव्य व्यक्ति थे जो कि चित्रकारी करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथियों और हथनियों के चित्रों को असली हाथी समझकर शेरों ने या सिंहों ने नाखूनों से उनके वक्षस्थल विदीर्ण कर डाले यानी खराब कर डाले, वह यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो हाथियों व हथनियों के चित्रों को असली हाथी समझकर सिंहों या शेरों ने नाखूनों से उनके वक्षस्थल जो है विदीर्ण कर डाले, यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है रघुवंश में मिलता है। और रघुवंश किसने लिखा था? कालिदास। रघुवंशम इन कालिदास की पुस्तक का नाम है रघुवंशम। तो रघुवंशम किसने लिखा था? कालिदास ने। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रघुवंशम किसने लिखा? तो कालिदास ने। ठीक है, और रघुवंशम में जो है इसी में जो है यह कहानी
वर्णित है कि हाथियों और हाथियों के चित्रों को असली हाथी समझकर सिंहों ने नाखूनों से उनके वक्ष स्थल विदीर्ण कर डाले थे। ठीक है, तो यह किसमें लिखा गया है? रघुवंशम में, जो कि कालिदास की रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध कृति क्या है? क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध कृति क्या है? क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध कृति क्या है? तो औचित्य विचार चर्चा। यह किसकी पुस्तक है? औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र लिखा था। औचित्य विचार चर्चा किसने लिखा था? क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध कृति की कौन है? तो औचित्य विचार चर्चा। ठीक है, औचित्य विचार चर्चा जो है क्षेमेंद्र की है। और गीत गोविंद जो है किसने लिखा था? जयदेव ने। गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने। ठीक है, चलिए क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन है? औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा जो है क्षेमेंद्र ने लिखा था और गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कला विलास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कला विलास नामक पुस्तक के लेखक, अब देखिए इसमें भी क्षेमेंद्र, औचित्य विचार चर्चा को भी क्षेमेंद्र ने लिखा था और कला विलास जो है, कला विलास नामक पुस्तक किसने लिखा था? यह भी क्षेमेंद्र ने ही लिखा था। ठीक है, कला विलास नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था? क्षेमेंद्र ने। तो औचित्य विचार चर्चा किसने लिखा था? क्षेमेंद्र ने। और कला विलास जो है यह भी क्षेमेंद्र ने ही लिखा था। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएं मानी? क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएं मानी? तो 16। कितनी कलाएं मानी? 16 कलाएं मानी। क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएं मानी? तो 16 कलाएं मानी। ठीक है, क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएं मानी? तो 16 कलाएं मानी थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्षेमेंद्र ने धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्षेमेंद्र ने धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित कितनी कलाओं को माना है? कितनी कलाओं को माना है? तो 32 कलाओं को माना है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष से संबंधित जो है कितनी कलाओं को माना है? तो 32 कलाओं को माना है। यह याद रखिएगा, क्षेमेंद्र ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष से संबंधित कितनी कलाओं को माना है? तो 32 कलाओं को माना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मानसोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? मानसोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सोमेश्वर है। कौन है? मानसोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सोमेश्वर। मानसोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सोमेश्वर। कौन है? सोमेश्वर। मानसोल्लास जो है उसके जो है रचयिता कौन है? सोमेश्वर। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? तो यह जयदेव की रचना है। ठीक है, गीत गोविंद किसकी रचना है? यह जयदेव की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने। किसने लिखा था? महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो चित्रलेखा ने बनाया था। किसने बनाया था? चित्रलेखा जो है एक चित्रकार थी। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र इन्होंने बनाया था। किसने बनाया था? चित्रलेखा ने। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो चित्रलेखा ने बनाया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रामायण में उल्लेखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाई थी? रामायण में उल्लेखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाई थी? तो मैं नामक शिल्पी ने। किसने बनाया था? मैं नामक शिल्पी ने। रामायण में उल्लेखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा जो है स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाया था? किस शिल्पी ने? तो मैं नामक शिल्पी ने बनाया था। मैं नामक शिल्पी ने। यह कहाँ वर्णन मिलता है? रामायण में। कहाँ वर्णन मिलता है? रामायण में। ठीक है, चलिए